हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं सीए संजय कुमार गोयल फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। ये वीडियो हम बेसिकली इस पर्पस के लिए बना रहे हैं क्योंकि जो बच्चे सीए इंटर क्लियर करते हैं उसके बाद वो आर्टिकलशिप के लिए सर्च करते हैं। कुछ अपने सिटी में आर्टिकलशिप देखते हैं, कुछ बिग फोर्स में, बिग फाइव में, टॉप 10 फर्म में जाना चाहते हैं। तो मेनली जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं और बिग 10 में, बिग फाइव में, बिग फोर में जाना चाहते हैं, तो उनको ये समझ में ही नहीं आता कि किस तरीके से अप्लाई करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और किस तरीके से रेफरेंस लें। तो इस चीज को जानने के लिए मैं यहाँ पर हम मीटिंग कॉल किए हैं जिसमें सृष्टि अग्रवाल है। हेलो सृष्टि। हेलो। सृष्टि जो है वो ईवाई में है, डायरेक्ट टैक्स विंग में है, गुड़गांव में है और बहुत अच्छा कर रही है वहां पर। और साथ में हमारे हैं मानसी भोजवानी है। हाय मानसी। हाय सर। मानसी जो है वो पीडब्ल्यूसी में है, ऑडिट में है मानसी आप। हाँ, स्टार्ट हो। हाँ, स्टेट ऑडिट में है और मुंबई में है। और साथ में है आयुषी गोयल। हेलो आयुषी। हाय। आयुषी है ग्रेन थॉर्टन में है, मुंबई में है और जीएसटी विंग में, आईडीटी में है। तो अलग अलग फर्म में है इन लोग और अलग अलग फील्ड में है, तो काफी जानकारी हमको मिलेगी। तो मैं शुरू करता हूँ कि सबसे पहले मैं मानसी से ही बात करना चाहता हूँ कि मानसी ये बताओ, और अच्छा आप लोगों में से किसी और का कोई विजन होगा तो वो भी बताइएगा। मैं मानसी से पहले बात कर रहा हूँ कि मानसी, सबसे पहला क्वेश्चन जो रोज हमारे पास बच्चे आ रहे हैं कि सर हमको बिग फोर में जाना है, हमको डिलॉयट में जाना है, हमको ईवाई में जाना है, सर हमको टॉप 10 फर्म में जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, कैसे अप्लाई करें? तो उनको उनको क्या सजेशन दोगे? अप्लाई कैसे करें, कैसे पिच करें उसको, मानसी? सबसे पहले तो दे शुड क्रिएट देयर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन इज द मोस्ट यूजफुल प्लेटफॉर्म फॉर दिस पर्पस। एंड फिर लिंक्डइन में लाइक बहुत लोग पोस्ट करते हैं वैकेंसीज जो भी आती है जिस भी फर्म की, और हर फर्म्स का पोस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिग फोर का कर रहे हैं। टॉप 10 टॉप 20 फर्म्स और लोकेशन के साथ कौन से डोमेन में वैकेंसी आई है, they post everything, so they can mail their CV to them, and once they refer they will get a mail also कि you have been referred by this person। तो उनको भी पता चल जाएगा कि वो रेफर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ओ, और लाइक मतलब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी का कांटेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, तो वो डायरेक्टली बात करके अप्लाई करेगा, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर हर किसी का कांटेक्ट होता नहीं है मेजर मतलब मेनली। और जैसे अगर कोई रायपुर बिलासपुर इस साइड के बच्चे, तो उनका इधर मुंबई वगैरह में बहुत मुश्किल रहता है कांटेक्ट रहना। तो दे शुड क्रिएट अ प्रोफाइल ऑफ लिंक्डइन एंड फिर उसके थ्रू रेफर कर सकते हैं वो लोग। और जैसे अगर किसी का कॉलेज है, जैसे अगर कोई मतलब मुंबई मुंबई के अगर कोई कॉलेज से कर रहा है, तो वहाँ पे कॉलेज प्लेसमेंट्स भी होती है। तो ओके। वहाँ पे भी बिग फोर्स आती है, पर मेनली कॉलेज प्लेसमेंट्स में वो लोग स्टार्ट ऑडिट के लिए ही आते हैं। तो जैसे अगर किसी के कॉलेज प्लेसमेंट्स हो रहे हैं तो वो कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वो फिर कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू भी कर सकता है, नहीं तो फिर लिंक्डइन के थ्रू वो मतलब अगर कोई वैकेंसी पोस्ट कर रहा है तो फिर उससे बात वगैरह करके उसको अपना रेज्यूमे सेंड कर सकता है, तो फिर वो रेफर कर देते हैं। तो बात से ये निकल के आया कि लिंक्डइन में प्रोफाइल क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये प्रोफाइल सीए इंटर में जब बच्चे रहते हैं या फाउंडेशन में रहते हैं तभी उनको एक प्रोफाइल बना लेनी चाहिए और फिर धीरे धीरे वो उसको थोड़ा सा एकस्टम्ड हो जाए? क्योंकि मैंने तो देखा हूँ कई बच्चे लिंक्डइन क्या होता है यही नहीं जानते हैं फाउंडेशन इंटर लेवल पे आके। तो उनको प्रोफाइल बना लेनी चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। क्योंकि सृष्टि से भी मेरे पहले थोड़ा बात हो रही थी तो उसने भी मेरे को ये बताया कि भाई लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ और सृष्टि कुछ एडिशन करना चाहोगे मानसी ने जो बताया? हाँ सर, ये जो आपने बोला कि फाउंडेशन फॉर दैट मैटर, मुझे लगता है जो भी आफ्टर ट्वेल्थ या फाउंडेशन में आने के बाद एक लिंक्डइन प्रोफाइल होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है उससे दैट इज अ प्लेटफॉर्म। जैसे इंस्टाग्राम होता है उस पे हम हमारी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, लिंक्डइन इज टू शेयर योर प्रोफेशनल लाइफ, टू शेयर प्रोफेशनल व्यूज। और सिर्फ प्रोफाइल बनाना इज नॉट इनफ। फॉर दैट ओके। मैटर मैं भी नहीं कर पाती उतना अपडेट। हम्म। बट प्रोफाइल बनाने के बाद अपने
जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू है पोस्ट करना, उस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपनी प्रोफाइल बनाना इज नॉट इनफ, प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। कि मतलब अगर आप अपनी प्रोफाइल से किसी को कुछ शेयर कर रहे हो, तो वो आपकी प्रोफाइल नो डाउट एक बार खोल के देखेगा। उस पे अगर उस आपको उस सामने वाले पर्सन को आपके पोस्ट्स दिख रहे हैं जिसमें आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है, या आपकी अचीवमेंट्स आप शेयर कर रहे हो, उस सिर्फ वही एक तरीका है जिससे वो आपको जज कर सकता है। आपके ओके। सीवी में वो 5-10 इंफॉर्मेशन होती है जो सबके सीवी में होती है। तो करेक्ट करेक्ट। आप डिफरेंशिएट सिर्फ अपनी प्रोफाइल से कर सकते हो। हम्म फाउंडेशन में आके, इंटर में आके, थ्रू आउट द जर्नी बच्चों को ये हैबिट रखनी चाहिए कि लिंक्डइन अपडेट करते रहे, अपनी अचीवमेंट्स शेयर करते रहे। तो यही चीजें होती है जो बाद में जॉब फेच करने में या आर्टिकलशिप फेच करने में बहुत हेल्प करती है। तो इट इज अ मस्ट, मतलब नॉट जस्ट सिर्फ उनके लिए नहीं कि जो आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हैं, बट हम्म। जो भी एक प्रोफेशनल जर्नी पे हैं, दे शुड। मतलब केवल प्रोफाइल बना के आपने छोड़ दिया तो वो फिर एक जनरल हो गया। आप तो इसमें मतलब मैं अगर एग्जांपल के रूप में बात करूं कि जैसे मैं सीए फाउंडेशन में हूं और सीए फाउंडेशन में मैंने एक प्रोफाइल बना ली, सीए फाउंडेशन में मैं क्लास टेस्ट में फर्स्ट आया, तो क्या वो भी डालना चाहिए? हाँ, मतलब आप ऐसे मत डालो कि मैं फर्स्ट आया, बट हाँ। हाँ कि मैंने आज ये नया सीखा या मैंने हम्म आज ये नया पढ़ा, उसमें हम्म। मैंने टेस्ट दिया, मेरे ये एक्सपीरियंस है। तो करेक्ट। नो डाउट उस उनके जूनियर्स भी होंगे। मतलब आज मैं भी, आज फाइनल के रिजल्ट्स आते हैं, सारे रैंकर्स अपने पोस्ट डालते हैं, वो हम्म रेफर करते हैं कि मैंने इन इन टीचर से क्लासेस ली, वो हम्म बताते हैं कि मैंने इन इन टाइम पीरियड में अपनी ये क्लासेस रेफर की। मैं खुद पूरा टैब रखती हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि किस रैंकर ने कब अपनी पढ़ाई चालू की, कब हम्म किससे क्लासेस ली। तो हम्म। ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती है, मतलब ये करना ही चाहिए। एंड मेजर कनेक्शंस बनते हैं इससे बहुत। ओके। तो मतलब अगर कोई भी है जो ये पोस्ट डाल रहा है, मैं उसका पोस्ट लाइक कर रही हूँ, मैं लाइक कर रही हूँ, तो मेरे कनेक्शंस उसका पोस्ट देख रहे हैं। करेक्ट। तो ये कनेक्शन से इतना बड़ा नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज है जो इट जो आपको आगे लेके जाती है। अगर आप किसी को जानते, आज मैं ईवाई में हूँ बट मुझे कोई और अच्छी फर्म में जाना है, तो मेरी कैपेबिलिटीज नो डाउट कंट्रीब्यूट करेंगी 60%, बट हम्म। 40% नेटवर्किंग भी है जो हेल्प करे। मतलब योर प्रोफाइल शुड बी मूवेबल, आप लोगों को जाने। और जैसे अपन सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं तो इसमें भी आप हम्म। प्रोफेशनल लाइफ में हम एक्टिव रहें, उसमें हम क्या डाल रहे हैं, प्रोफेशनल रहें। तो इससे नेटवर्किंग बढ़ती है और यही ये न केवल आर्टिकलशिप में बल्कि आगे सीए बन जाने के बाद भी ये काम आएगी, मतलब जितना लॉन्ग होते जाएगी। ओके ओके। तो एक चीज तो निकल के जो अभी तक की बात से हमारे आई है कि भाई अगर आप बड़ी फर्म में पिच करना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाइए और एक्टिव रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में रहिए। ये एक निकल के आ रहा है। और आयशी, तुमको क्या लगता है कि और क्या तैयारी करनी चाहिए? जैसे और कोई पॉइंट इसमें आ रहा है, जैसे कि मान लो लिंक्डइन के थ्रू हमारे को रेफरेंस मिल गया। अच्छा, एक और मेरा सृष्टि से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि रेफरेंस जो है ना किसी आर्टिकल से या जिसको 6 महीने हुआ उससे मत करवाओ, जो उनके सीनियर्स हैं, जैसे कोई एचआर में कोई बंदा है उससे आप है उनसे कराओ तो आपको उसका एक अलग वेटेज मिलेगा। और दूसरा जो है, एक बार आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो फिर 6 महीने तक वापस से वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसका मतलब रिजल्ट के बाद ही आपको पिच करना चाहिए। कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हम रिजल्ट नहीं आए लेकिन हम श्योर हैं कि हम बहुत ग्रुप निकल जाएंगे, तो क्यों ना हम अभी से अप्लाई कर लें। तो ये अप्लाई जो है रिजल्ट आने के बाद ही करनी चाहिए। क्या इसमें कोई पॉइंट है आयुषी, तुमको क्या लगता है? हाँ सर, एक्चुअली सृष्टि इज राइट कि हमें रिजल्ट के बाद ही करना चाहिए। मैंने भी खुद रिजल्ट के बाद ही अपना रिज्यूमे हर जगह शेयर किया था। हम्म। एंड उसके अलावा द थिंग इज कि बहुत और चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए लिंक्डइन में एक्टिव होने के अलावा, कि हमारा रेज्यूमे बहुत सही होना चाहिए। मतलब प्रॉपर, इट शुड लुक प्रोफेशनल। एंड उसमें अपनी ऐसा नहीं है कि अपन को सारी चीजें उसमें डाल देनी है, बट उसमें जो की पॉइंट्स है वो अच्छे से एक ग्लेंस में दिखनी चाहिए कि हाँ मतलब हमने अपना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अपना इंटरमीडिएट अगर अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर किया है तो वो भी डालो, क्लियर इंटरमीडिएट एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और मार्क्स के साथ डालो, मार्क्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और हम्म उसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इवन आई फील कि मैंने जो इंटरव्यूज दिए हैं उसमें अपन लोग हॉबीज के कॉलम को बहुत ऐसे साइडलाइन टाइप का ट्रीट करते हैं, हम्म बट इट्स इम्पोर्टेंट, उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। और जो हम्म रेज्यूमे लिखे हो वो सच लिखो,
क्योंकि इंटरव्यू में वो आपका रेज्यूमे पढ़ के ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बस आपका रेज्यूमे ही पूछते हैं वो हाँ, आप मतलब ऐसा कैजुअल लिख दिए कि रीडिंग बुक्स, तो पूछ लिए भाई कौन सी रीडिंग बुक रीड करते हो, हाँ तो हम तो टैक्स और ऑडिट पढ़ के गए बस, हम तो कुछ अदर पढ़े ही नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। सही लिखो, मतलब ठीक, करेक्ट। एग्जैक्टली वो रेज्यूमे से क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब फर्स्ट राउंड में तो वही पूछेंगे, एंड देन बाकी आपके टेक्निकल राउंड है तो उसके लिए आपको इतना वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आल्सो नो कि अभी आप बस बुक से पढ़ के आए हो, आपको हम्म। प्रैक्टिकल वर्ल्ड का उतना आइडिया नहीं है, तो हम्म। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। मैंने 4-5 फर्म्स में इंटरव्यू दिए थे, हम्म। सो ऑल आई अंडरस्टूड कि वो लोग पूछते हैं बहुत बेसिक सा, जैसे कि अगर जीएसटी से पूछ रहे हैं तो जीएसटी क्या है, उसकी ड्यू डेट्स क्या होती है, एंड बहुत बेसिक क्वेश्चन जो आपको पता है, जो आपने बहुत फर्स्ट क्लास में ही पढ़ी होती है। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए मतलब टेक्निकली क्या तैयारी करना चाहिए, और प्रोफेशनली या मैं प्रेजेंटेशन वाइज? personally सारे सब्जेक्ट्स मुझे, मैं क्योंकि उस टाइम पे मेरी फील्ड डिसाइडेड नहीं थी, तो मैं सारे सब्जेक्ट्स, मोस्टली टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ऑडिट की चीजें याद रहनी चाहिए, और आपको अकाउंट्स की जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आप बेसिकली ये तो है कि आपने जो भी पढ़ा होगा इंटरव्यू में आपको याद तो रहता है, जस्ट रिवाइज इट, कोई भी इंटरव्यू के पहले एक बार रिवाइज कर लो, की पॉइंट्स नोट कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन। और अगर अपन यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, तो मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था, सर्च करने पे दे गिव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, जो अच्छा। इंपॉर्टेंट है उनको भी हम्म। पता है, ये बच्चे को पता रहना चाहिए, तो हम्म। वही पूछते हैं वो लोग। तो जो आप यूट्यूब में 4-5 वीडियोस देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस कॉमन आ रहे हैं, ये हम्म। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ये वाला तो पूछ ही रहे हैं, और हम्म। टैक्सेशन से ये तो पूछ ही रहे हैं, अगर लॉ से पूछ रहे हैं तो लॉ से ही पूछ ही रहे हैं। तो आपको हम्म। एक एरिया समझ आ जाता है कि क्या उनको इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, कि हमको पता है कि नहीं। थोड़ा लेटेस्ट ट्रेंड भी देख लेना चाहिए यूट्यूब वगैरह में। यस, यूट्यूब में ऑब्वियसली यूट्यूब में देखना चाहिए। सेकेंडली, रैंकर्स के वीडियोस भी रहते हैं उसमें, जिन्होंने बिग बॉस ज्वाइन किया उनके रहते हैं, सबके रहते हैं। और आपको अपनी कम्युनिकेशन पे इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, कि आप जब उनसे बात करो तो आप नर्वस ना दिखो, इवन दो यू डोंट नो द आंसर, आप उनको पोलाइटली आंसर करो कि हाँ मुझे इसका आंसर नहीं पता है, बट और कुछ भी रॉन्ग आंसर ना दो। हम्म। एंड ये मतलब ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाओ मत कि हमको आता है इसलिए हम बोल रहे हैं बस। हम्म। सेकंड थिंग, आपकी क्लोथिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप प्रॉपर प्रोफेशनल अटायर में होने चाहिए, मतलब वेयर अ ब्लेजर, वेयर अ टाई। आप ऑनलाइन दे रहे हो तो इतना भी सफिशिएंट है, टाई अप योर हेयर प्रॉपर्ली, अदरवाइज आप सामने जा रहे हो तो पूरा प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए, इनफैक्ट शूज पे भी आपको अपने देखना चाहिए। हम्म। तो इंटरव्यू इंटरव्यू सृष्टि, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो इंटरव्यू की तैयारी के बारे में आयशी ने बताया, तो इंटरव्यू एक तो होता है कि ऑनलाइन इंटरव्यू जनरली क्या प्रीफर करते हैं लोग, कि ऑनलाइन इंटरव्यू प्रीफर करते हैं कि जो वॉक इन आ जाते हैं उनको ज्यादा वेटेज देते हैं? मतलब जैसे आज मेरे को दिल्ली जाना है या मेरे को बेंगलोर जाना है, तो क्या मैं दिल्ली सीधा चले जाऊं और जाकर वहीं अप्लाई करूं फिजिकली, कि ऑनलाइन का वेट करूं? ऑनलाइन पे ज्यादा मतलब वॉक इन को प्रेफर करते हैं, क्या क्या प्रेफरेबल है? हाँ, तो सर मतलब जब हमारा टाइम था तब तो इतना नहीं खुला था कि मतलब वॉक इन हर जगह ही हो रहा हो। तो हम्म। मेरे टाइम पे तो ऑनलाइन वाज द ओनली ऑप्शन, बट अब हम्म। जबकि सारी रिस्ट्रिक्शंस उठ गई हैं, तो ऑब्वियसली वॉक इन इज एन ऑप्शन। यू शुड हम्म। डेफिनेटली गो फॉर वॉक इन, मतलब इफ अगर वो ऑप्शन है तो, क्योंकि वॉक इन में आप जितना खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो उतना हम्म। आप शायद ऑनलाइन इतना सा दिख के एक बॉक्स में नहीं कर सकते अपने आप हम्म। को। एंड तो मतलब मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ये रहेगा कि अगर इफ वॉक इन इज एन ऑप्शन, हम्म। डेफिनेटली गो फॉर वॉक इन। करेक्ट। फॉर दैट मैटर, अगर मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूं, तो अगर दो ऑप्शंस हैं कि वॉक इन और ऑनलाइन, तो वो भी वॉक इन ही प्रेफर करते हैं, कि उससे मतलब बच्चे की एंड विच सीरियसनेस इज भी दिखती है कि बहुत खुद चल के बेसिक। आया है इतना दूर। हम्म। हाँ, विच इज बहुत बेसिक, कि मतलब अगर हम फर्म में जो काम कर रहे हैं, हम खुद ऑफिस में बैठे हैं हम्म। और वहां पे 5 बच्चे आए हुए हैं हमारे हम्म। ऑफिस में और 5 ऑनलाइन वेट कर रहे हैं, तो हम्म। ऑब्वियसली हम उनके एफर्ट्स देखेंगे, उन्होंने ज्यादा एफर्ट्स डाले हुए हैं, तो हम नेचुरली। मतलब डेफिनेटली अगर वॉक इन है तो यू हम्म। शुड गो फॉर वॉक इन। बट अगर ऑनलाइन स्केड्यूल हो रहा है, इट्स लाइक जो मिल रहा है जस्ट फेच इट, मतलब यू हैव टू फेच द अपॉर्चुनिटीज। अगर ऑनलाइन भी मिल रही है, यू शुड गो फॉर ऑनलाइन। इंटरव्यू देते टाइम आई थिंक मुझे बहुत आयुषी ने जो बोला कि जो आपका रिज्यूमे होता है, वो आपका आपका रिज्यूमे और आप खुद जो आंसर कर रहे हो वो आपका पूरा इंटरव्यू डिसाइड करता है। आपका इंटरव्यूअर जो होता है वो 3 क्वेश्चंस डिसाइड करके आएगा, बट वो आपसे पूछेगा 30 क्वेश्चंस। हम्म। बचे हुए 27 क्वेश्चंस आप डिसाइड करते हो
बेसिस द आंसर दैट यू गिव। तो मेरा जब इंटरव्यू हुआ था पर्सनली, जब मैंने डायरेक्ट टैक्स में इंटरव्यू दिया था, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए कुछ नहीं किया था। मैंने सिर्फ मॉड्यूल्स में, एक्चुअली उस टाइम मैं ट्रैवल भी कर रही थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मेरे पास बहुत शॉर्ट नोटिस, जनरली बहुत शॉर्ट नोटिस में आ जाता है कि एचआर का बस कॉल आएगा एंड वो बोल देती है कि वी आर शेड्यूलिंग एन इंटरव्यू 2 या 3 घंटे बाद। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ मॉड्यूल रिवाइज की थी, बट रिवाइज भी नहीं, बस पीडीएफ में से देख लिया था जो जो मैंने पढ़ा हुआ था। एंड ऑब्वियसली जो पढ़ा हुआ होता है वो याद आ जाता है। एंड इंटरव्यूअर प्रेशर नहीं डालना चाहता, वो भी चाहता है कि आप आंसर करो। हम्म। तो ये सोचना कि वो हमसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेगा हम्म। इज रॉन्ग। वो करेक्ट। खुद चाहता है कि आप आंसर करो, हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली वो भी नहीं चाहेगा कि उससे ज्यादा लोगों के इंटरव्यू लेने पड़े। उसे भी ये चाहिए कि जो मैं जिनका ले रहा हूँ उसका मैं कर लूँ शॉर्टलिस्ट। तो वो हम्म। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। वैसे आंसर्स आंसर्स में ऐसा कोई पॉइंट मत बोलो जिसके बारे में आपको और नहीं पता, हम्म। क्योंकि वो आपके आंसर से ही एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आंसर से क्वेश्चंस निकालेंगे, आपके करेक्ट। आंसर से ही वो क्वेश्चन पूछेगा। हम्म। तो बट ऐसा भी नहीं है कि अगर वो कुछ पूछ रहा है तो आप एकदम ही ब्लैंक हो रहे हो। अगर आपको हम्म। थोड़ी भी कुछ नॉलेज है तो उसे बता दो, ताकि उसे हम्म। ये पता चले कि यू हैव अ अवेयरनेस, कि हम्म। आपको आइडिया तो है एटलीस्ट इस बारे में। तो जैसे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, मुझे एक इंस्टेंट याद है कि मुझसे जब डेडलाइंस के बारे में पूछा हुआ था, तो मुझे सिर्फ टीपी की एक डेडलाइन याद थी, 30 अक्टूबर या 30, हम्म। सिर्फ एक ऐसे एक लाइन थी हमारे मॉड्यूल में, और हम्म। मुझे वो याद थी, तो मैंने वो बोल दिया। हम्म। तो उसके बाद ऑब्वियसली टीपी इज इन इटसेल्फ इज अ बहुत बड़ा फील्ड। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको टीपी के बारे में क्या पता है। हम्म। बट मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था टीपी के बारे में, मुझे सिर्फ एक ओवरव्यू था। तो आई वॉज वेरी ऑनेस्ट, मैंने बता दिया कि मुझे ये पता है टीपी के बारे में, थोड़ी बहुत चीजें जो जब मैं आर्टिकलशिप के बारे में रिसर्च कर रही थी तब मुझे पता चली थी। एंड मैंने ये भी बताया कि मुझे टीपी की डेडलाइन के बारे में भी सिर्फ अपने मॉड्यूल के एक उस लाइन से पता हुआ है, उससे हम्म। ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। हम्म। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत ऑनेस्ट हो एंड बहुत कॉन्फिडेंट हो। मतलब हम्म। कॉन्फिडेंस इज वन थिंग दैट दे लुक फॉर। मतलब क्योंकि आज अगर मैं भी टैक्स में काम कर रही हूँ, तो अगर मुझे भी उन्हें कहीं रिप्रेजेंट करने भेजना है, तो दे हैव टू इंश्योर कि मैं रिप्रेजेंटेबल हूँ। तो हम्म। आपको कॉन्फिडेंस इज द की। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम्म। आप जो भी आंसर करें कॉन्फिडेंस के साथ करें। गलत भी कर रहे हैं तो जस्ट डिस्क्लेम कि आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट दिस इज ऑल दैट आई नो। ओके। एक और क्वेश्चन बच्चों का काफी आता है। मानसी, इस पे बताना, या आप लोगों में से किसी को पता हो। सर, हमने अप्लाई कर दिया, लिंक में रेफर कर लिया, लेकिन अभी तक हमको कोई कॉल नहीं आया। पेशेंस खोते हैं वो बच्चे, बोलते हैं कि सर अभी तक तो 15 दिन हो गया, अब हमको आर्टिकलशिप चालू करनी है, रिजल्ट आ गया, 1 महीना हो गया, ऐसा भी होता है। तो तो वो कैसे, मतलब क्या, मतलब इन लोग क्या बहुत टाइम लेते हैं इस चीज के लिए प्रोसेस करने में? इस पे क्या सर लगता है मानसी? कुछ पर्सनली, तुम्हारे को अनुभव है, या आयुषी तुमको कोई अनुभव है? सर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। मतलब मेरे साथ तो ये हुआ था कि मैंने सब जगह रेफर कर दिया एंड कहीं से रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो आई वाज शॉक कि मतलब आ ही नहीं रहा है, कहीं होना ही नहीं, कि मतलब अब मैं कहीं और देखूं, यहाँ पे कहीं और फर्म्स कंसिडर करूं, क्योंकि मैंने सारे बिग फोर्स में और जीटी में और हम्म। बीडीओ में हर जगह अप्लाई किया था, हम्म। बट कहीं से भी कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था। और हम्म। डेलॉइट का तो चलो स्ट्रेट अवे दे हैव मेल की नहीं होगा, बट हम्म। स्टिल बहुत जगह से तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि होगा या वही नहीं मतलब होगा। डिलेमा की स्थिति रहती है, बच्चों को समझ नहीं आता कि भाई हम आगे बढ़े, नहीं बढ़े, रुके रहे। ये होता बड़ा क्या है, कंफ्यूजन क्वेश्चन आता है। होता क्या है ना, हर जगह के प्लेसमेंट से खुले नहीं होते हैं। हम्म। और वो लोग और इतनी चीजों में बिजी होते हैं कि शायद वो लोग उस चीज पे ध्यान नहीं दिए होते हैं, तेरे रिज्यूमेज हम्म। में इतने सारे बच्चे रिज्यूमेज भेजते हैं। हम्म। जो डिले होता है वो बहुत नॉर्मल है। मेरे को भी उस टाइम यही लगता है कि इतना इतना दिन हो गया, नहीं हो रहा है, बट हम्म। सीरियसली 2-3 महीने भी लग जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। मतलब वेट करना चाहिए कुल मिलाकर, ऐसा बोले अपन? हाँ, अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो मेरे हिसाब से उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम्म। आप और आपको एकदम ऐसे फील्ड को लेके वो भी नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे को यही चाहिए। आपको अच्छी फर्म और अच्छी फील्ड मिल रही है तो आपको ले लेना हाँ, चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है मानसी, इसमें क्या विचार है तुम्हारा? बच्चे बोलते हैं सर मेरे को तो स्टेट ऑडिट, क्योंकि जनरली मैंने सुना है सर हमको स्टेट ऑडिट में जाना है, यहाँ से शुरुआत करते हैं, और उनके पास वैकेंसी नहीं है तो स्टेट ऑडिट में जाना है। तो क्या अपन को फील्ड, सिटी, फर्म, मतलब बिग 4, बिग 5, बिग 10 में, मतलब ओपन रहना चाहिए कि स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? इसमें कैसा थिंकिंग प्रोसेस रहना चाहिए मानसी?
अगर आपको मतलब आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर फील्ड पसंद है, आपको ऐसा है कि आपको उसी में जाना है या आप उसी के मतलब इंक्लाइंड हो उसी फील्ड के टूवर्ड्स, तो आप मतलब डेफिनेटली अप्लाई उस फील्ड के लिए करो। इफ दे हैव वैकेंसी देन इट इज वेल एंड गुड फॉर यू। अगर आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम्म डोंट मिस इट। बट अगर ऐसा है कि आपका कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा है और कोई हम्म अगर आपको दूसरी फील्ड में मिल रही है वैकेंसी, या तो फिर आपको यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि अगर आप फिर थोड़े टाइम बाद यू कैन डेफिनेटली चेंज द फर्म। अगर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर मिल रहा है तो अच्छी बात है, जो कि मतलब पर मेनली ऐसे बिग फोर्स में होता नहीं है इंटर हम्म डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो बिग फोर के अलावा भी बहुत अच्छी फर्म्स होती है जो टॉप 10 में आती है, बट बिग हम्म फोर नहीं है। तो आप उसमें जा सकते हो अगर आपको, जैसे अगर स्टार्टिंग आपको करना है स्टार्ट ऑडिट है, बट अगर आपको मिल रहा है आईडीटी है, हम्म तो आप आईडीटी में कर लो, आईडीटी का एक एक्सपोजर ले लो। हम्म वैसे भी दिस इज अ लर्निंग पीरियड ओनली, तो आपको हम्म जितना कुछ सीखने को मिल रहा है यू शुड लर्न इट। तो हम्म आप आईडीटी में कर लो, फिर आईडीटी का एक्सपोजर आपको मिल जाता है, तो देन यू कैन गो फॉर स्टार्ट ऑडिट। और अगर आप मतलब आपके पास डेडलाइन होती है, जैसे अगर आपका अभी नवंबर अटेम्प्ट दिया तो 30 अप्रैल के पहले यू हैव टू रजिस्टर फॉर योर आर्टिकलशिप, ताकि आपका अटेम्प्ट वो डिफर ना डेडलाइन के कारण ही बच्चे हड़बड़ाते रहते हैं, हमारा अभी तक कॉल नहीं आया है, हाँ। डेडलाइन का प्रॉब्लम है। हो। हम्म तो बट आपको वेट करना चाहिए, मतलब अगर आपके पास टाइम है उतना, अप्रैल में अभी तक आया नहीं है तो यू शुड वेट। बट अगर आपको कहीं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यू शुड नॉट मिस इट, यू शुड गो फॉर इट। एक एक्सेल की सर साइना अग्रवाल है ना, जिसका इंटर में आया था रैंक, तो शी इज वर्किंग इन डेलॉइट बैंगलोर ना। बेंगलोर बट में है मेरी सही उनसे नाम। बात हुई थी तो उनको भाई उनको पहले जीटी से ऑफर आया था, तो ठीक है। लाइक वो डेलॉइट के ऑफर के लिए वेट कर रही थी कि आएगा आएगा आएगा। हम्म तो शी वाज नॉट कंफर्मिंग और ज्वाइनिंग इन जीटी। हम्म तो बट फिर उनका वही था कि उनको 30 अप्रैल के पहले शी हैज टू रजिस्टर। तो फिर वो 27 अप्रैल को शी वाज रजिस्टरिंग इन जीटी, बट फिर उनको 27 अप्रैल को ही डेलॉइट से कॉल आया। ओके। हाँ मतलब अपन को डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए, हाँ अगर मान लो डेडलाइन तक मेरे को मेरे चॉइस पर नहीं मिल रहा है, तो डेडलाइन के पहले जो ऑप्शन है उसमें किसी न किसी में सेलेक्ट कर लेना चाहिए। हाँ। इसका अगर नट शेल आपको में मतलब ये निकला, मतलब इसको थोड़ा बहुत मतलब अपन 100% सही सेम सिटी सेम फर्म सेम फील्ड मिल जाए ये जरूरी नहीं है। तो नॉट कुल मिलाकर हमको मतलब सिटी, फर्म, मतलब बड़ी फर्म में जो भी आप जाना चाहते हो, और फील्ड सिलेक्शन जरूर रखना चाहिए, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी रेडी रहना चाहिए। और उसके बाद इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर या फिर फर्म ट्रांसफर के बारे में बाद में सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार आप चले जाओगे तो कहीं ना कहीं आप में मैच्योरिटी आ जाएगी, हाउ टू डील आ जाएगा, आप उस लॉबी में शामिल हो जाओगे, कैसे कहाँ वैकेंसी पता लगने लग जाएगा। ये इसका बेनिफिट मिलता है, नहीं तो आप एंटर ही नहीं कर पाओगे, फिर आप वहीं लोकल सिटी में रह जाओगे। और एक पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाती है बिग फोर से हाँ, जाओ तो। पर्सनालिटी भी बिग एक साल में फोर आपकी डेवलप हो जाती है, जैसा करेक्ट। आप ग्रूम करेंगे बिग फोर, वैसा मतलब मेनली मिड साइज फर्म्स में वैसी ग्रूमिंग होती होगी। तो एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स काफी डेवलप हो जाती है। एंड फिर अगर आप बिग फोर या कोई टॉप 10 फर्म में से अगर तो आप अपनी मतलब चॉइस के डिपार्टमेंट में अगर कहीं और भी ट्रांसफर लोगे तो दे इजीली गिव यू ट्रांसफर, गिवन कि यू हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ बिग फोर। और मतलब ऐसा भी रहता है ना कि बिग फोर ने सिलेक्ट कर लिया तो कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होगी ही, या टॉप 10 हम्म फर्म्स ने सिलेक्ट कर लिया तो फिर इजीली दूसरी जगह भी आपको मतलब चांस मिल जाता है। अगर बिग फोर से आपने किया हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है कि यू हैव वर्क देयर, तो फिर इजीली हो जाता है। ऐसा नहीं कि बाद में कुछ इशू आता मतलब है। हमारे साथ एक बिग फोर का एक ब्रांड लग जाता है ऐसा मान लीजिए, उसके हाँ, बाद अगर आपको बिग किसी फोर और का एक फर्म में टैग जाना है, मिल जाता है और नाम रियली से। में इंप्रूवमेंट तो होता ही है, वहां पे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट सीखते हो अदर देन द फील्ड। भाई आप जीएसटी में हो, स्टेट ऑडिट में हो, डीटी में हो, किसी भी फील्ड में हो, बट ओवरऑल वर्किंग एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट तो आपको कॉर्पोरेट मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। सृष्टि, तुमने सिटी कैसे सेलेक्ट की, क्योंकि सिटी के लिए बहुत पूछते हैं बच्चे, हम्म। या तो सेलेक्ट नहीं किया सर तुमको पहली यहीं पे बात, आप? हाँ। सिटी और फील्ड अगर ये चीजें हैं तो मुझे मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ आप अपने आप में सोच सकते हो कि मुझे ये सिटी और ये फील्ड चाहिए, हम्म। वो बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं होता। मतलब अच्छा। मुझे ऑडिट ही चाहिए था, डायरेक्ट टैक्स वाज माय सबसे नीचे वाली प्रेफरेंस, कि बस मुझे नहीं करना, मुझे और अभी टैक्स में डायरेक्ट कभी टैक्स नहीं में काम करना। कर रहे हो और अब हैप्पी मैं हो? डायरेक्ट टैक्स और में हैप्पी काम हो? कर रही बड़ी हूँ। और बात। मतलब मैंने एकदम मजबूरी में, मतलब मेरे पास जीटी इंटरनल ऑडिट में हो गया था मेरा, मतलब हाँ। आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर जीटी इंटरनल ऑडिट। हम्म
बट जिस दिन मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ या जिस दिन मेरे पास ऑफर लेटर भी आ गया था, बट ईवाई डायरेक्ट टैक्स से भी मुझे कॉल आ गया एंड मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, हम्म। मतलब मुझे नहीं। नो डाउट जीटी इंटरनल ऑडिट बहुत अच्छा है, बट क्योंकि मुझे घर से भी थोड़ा जिन्होंने मुझे गाइड किया था उन्होंने भी मुझे बोला कि गो फॉर द इंटरव्यू। और यही मतलब मुझे थोड़ा प्रेशर था उनके साइड से। हम्म। एंड मैंने बस ये सोच के कि ठीक है यार ट्राई कर लेते हैं, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट यही सोच के गई थी कि मैं ट्रांसफर ले लूंगी। हम्म। मैं नहीं करना चाहती डायरेक्ट टैक्स में काम, मुझे नहीं करना था। हम्म। बट फिर मैंने इंटरव्यू दिया, हो गया मेरा सिलेक्शन, मैंने कर लिया घर वालों के बोलने पे या जिन्होंने मुझे गाइड किया था उनके बोलने पे मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद अब 9 months डाउन द लाइन आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट आई मेड। तो हम्म। मतलब इस इससे व्हाट आई वांट टू पुट इज कि बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपके लिए सारी फील्ड्स इक्वली न्यू है। हम्म। जितना आपके लिए ऑडिट नया है उतना आपके लिए टैक्स नया है। जितना आपने ऑडिट पढ़ा है उतना ही आपने टैक्स पढ़ा है। हम्म। तो अगर आपको सिर्फ बुक पढ़ के ऐसा लग रहा है कि आपको ऑडिट में इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो बहुत गलत है, वो ओके। बहुत ही गलत है मतलब। एक्चुअली ये मेरा उससे भी मानना है कि बच्चे जो है ना वो इंटरेस्ट जज करने के लेवल पे ही नहीं रहते जब वो आर्टिकलशिप, हम्म वो बोलते हैं कि मेरा ये मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन मैं भी ये देखा हूँ कि कई बच्चे बोलते हैं मेरा ये इंटरेस्ट है, लेकिन काम कहीं और ही कर रहे होते हैं और वहां पर बहुत ही, जैसे तुम्हारा केस है डायरेक्ट टैक्स में, तुम बहुत हैप्पी हो। तो इंटरेस्ट बुक से पढ़कर नहीं आता, नहीं समझ में आता वो। मतलब नटशेल में बोलूं तो मैं, फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेलेक्टिंग द आर्टिकलशिप इन बिग फोर और टॉप 10 फर्म्स। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सिटी, फर्म एंड फील्ड। और उसके बाद फिर आगे क्या होगा, अच्छा ये भी तो डिपेंड करता है ना कि आप उस फर्म में हो तो आपकी टीम कैसी मिली आपको, उसके ऊपर भी लर्निंग प्रोसेस डिपेंड करती है। फिर आप क्या, आप कैसे उसमें काम करते हो, आप इतना कितना मेहनत करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। कई सारी चीजों पे आप कितना सीखना चाहते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। आपके मैनेजर्स कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपको कितना फ्री एंड छोड़ रहे हैं कि आपसे क्लेरिकल काम शुरू में तो चलो कराते जा रहे हैं, उसके बाद लगातार क्लेरिकल तो आप खुद ही बोर हो गए उसमें, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सर इस चीज पे मुझे ये बोलना था कि टीम जैसी भी मिलती है वो भी आपके हाथ में नहीं होता। हाँ क्लरिकल करेक्ट है। काम मिलेगा, आप एक फर्स्ट ईयर आर्टिकल हो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत अच्छा काम मिले। हम्म। क्लरिकल काम, फालतू काम सब मिलेगा, नो डाउट। पेशेंस बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है शुरू के 4-5 महीने मैंने इतने इतने फालतू काम किए हैं, इतना। बिग फोर ऑब्वियसली इतनी बड़ी फर्म्स है, उनका इंटरनल कंप्लायंस ही इतना होता है हम्म। कि आप वो करते करते ही थक जाते हो। तो और वो काम ऑब्वियसली वो एक सीनियर इंसान तो करेगा नहीं, वो अपने इंटर्न से ही करवाएगा। तो वो मैं आज तक भी मैं करती हूँ वो काम, और उस काम के लिए मैं आज तक भी बहुत मतलब परेशान जैसे हूँ। कोई चीज को एक्सेल शीट में रेडी करके बताओ, इसके एनालिसिस करो। हाँ हाँ। ठीक है, उनकी उससे क्या इंटरनल होता है सॉफ्टवेयर पे कंप्लायंस भी तो वाले कमांड काम। बढ़ता है। हम्म। उनकी इंटरनल कंप्लायंस के काम भी बहुत होते हैं कि मतलब अगर मैं ईवाई में कर रही हूँ, ईवाई का खुद का कोई पोर्टल है, तो हम्म। उस पोर्टल पे चीजें अपडेट करना या कुछ फाइल्स कोलेट करना, किसी से हम्म। कहीं कुछ फाइल करवा के आना, तो ये सब हम्म। काम नो डाउट मिलता है। बट वो काम करते करते ही आपको पता चलता है कि मतलब वो जरूरी है वो सब करना। जरूरी है। तो ये समझना कि 6 महीने में मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा और 6 महीने में स्विच कर लेना वो भी बहुत गलत है। वो भी गलत। मतलब मैं आई वॉज ऑन द वर्ज कि मैं छोड़ देती ईवाई, मुझे इतना फालतू काम मिल रहा था। मतलब आई रिमेम्बर एक इंस्टेंट की प्रिंट्स निकालना सबसे खराब काम होता है, प्रिंट्स निकालने वाले ये मतलब सबकी शिकायत है बिग फोर में जाते ही। बहुत, मतलब सबसे खराब काम होता है प्रिंट्स निकालना। तो मुझे एक दिन ऑफिस में काफी लेट नाइट रुकवा दिया सिर्फ प्रिंट्स निकालने के लिए, क्योंकि अगले दिन उसकी फाइलिंग थी। हम्म। तो मैं इतनी परेशान, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या फाइल हो रहा है। मुझे हम्म। ये मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि वो क्यों इतना फाइल कर रहे हैं, क्यों चीजें फायर पे है। हम्म। तो मैं आई वॉज मतलब मैंने ऐसे नोटिस का मेल भी रेडी कर दिया था कि मैं रिजाइन कर रही हूँ, मुझे नहीं करना। फॉर सम रीजन मैं रुक गई, मैंने सोचा कि अब इतना रुक गई हूँ तो एक रिटर्न सीजन देख के चली जाऊंगी। करेक्ट। मैं रुक गई। हम्म। और उसके बाद फिर मतलब ये आपने जो बोला कि खुद कितना सीखना चाहते हो, हम्म। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। हम्म। मतलब सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, आपका इंटरेस्ट ही आगे लेके जाएगा। मतलब शुरू के हम्म। 4 महीने में अपनी टीम से एकदम अलग होके कोने में बैठती थी कि मुझे
काम ना मिले, मुझे काम ना मिले। और एक हाँ। दिन आया कि जब मेरे सीनियर ने मेरी काउंसलिंग की या ऐसे ही बस मुझसे बात की थोड़ी, उन्होंने मुझे बोला कि एक बार तुम खुद एफर्ट्स डाल के देखो, नहीं हो रहा है तो यू ऑलवेज, बहुत यंग स्टेज में हो तुम हम्म चेंज कर सकते हो। हम्म उस दिन के अगले दिन से मैं अपनी टीम के बीच में जाके बैठने लग गई। और हम्म। उस दिन से आज तक मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखती हूँ, उसके बाद ही मैं। प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के भाई स्टडीज में भी तो प्रोएक्टिव रहते हैं तो आगे बढ़ते हैं ना, तो इसमें भी आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, डिफेंसिव नहीं गेम खेलना है। जैसे कोई काम हमको दिया गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद जाके मैनेजर से बोलना है मेरा हो गया बताओ और क्या करना है। एक ये होता है कि मेरा काम हो गया और बैठे हैं, वो पूछेगा कि भाई अब क्या करना है, दोनों में ये फर्क आ जाता है। ठीक है, ये तो मैं क्लास में बोलता ही हूँ बच्चों को कि भैया आप टाइम वे आप आर्टिकलशिप में टाइम बिताने नहीं जा रहे, आपका गोल्डन आवर्स चल रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस चल रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है आयुषी, तुम्हारे को क्या लगता है कि कई बच्चे बोलते हैं कि एक आध साल ही करना चाहिए बिग फोर में, हालांकि आज के वीडियो का पर्पस हाउ टू अप्लाई है, लेकिन फिर भी मेरे को एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि एक साल करना चाहिए फिर मिड साइज फर्म में स्विच हो जाना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर क्या लगता है, मतलब मैं सोचता हूँ सब अपनी अपनी राय दो उसमें। आयुषी तुमको क्या लगता है, मानसी ऋषि सब बताओ। आयुषी। ये पूरा डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में आपको क्या करना है, उस पर डिपेंड करता है। अगर ओके। आप जॉब अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, आपको कंटिन्यू करना है बिग फोर्स में और अच्छी फर्म्स में, तो आप पूरे 3 साल भी कंटिन्यू करो, आपको डायरेक्ट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी। अच्छा, बिग फोर में जहाँ कर रहे हो वहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हाँ, वही मिल जाएगी। आप सीए बन गए, उसके बाद डायरेक्ट वहीं से आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। या हम्म फिर आप कहीं और जाना चाह रहे हैं तो भी आपके पास बिग फोर का टैग रहेगा कि आपने हम्म पूरा बिग फोर से किया, तो एक अलग इंप्रेशन जमता है आपके रिज्यूमे में। सेकेंड थिंग, अगर आपको ऐसा नहीं है कि आप को नई जॉब नहीं करना है, तो आप स्विच भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको मिड साइज, क्योंकि आप बिग फोर में हो तो आप एक ही फील्ड में काम कर रहे हो, अगर आपको ऐसा है कि नहीं मेरे को थोड़ी वैरायटी भी एक्सप्लोर करना है, तो आप हम्म। ट्रांसफर भी ले सकते हो। ये पूरा आपके ऊपर है। मानसी क्या लगता है इस मैटर पे तुमको। हाँ सर, जैसा आयुषी ने बोला कि आपके फ्यूचर में क्या एम्बिशन है, अगर जॉब करना है तो डेफिनेटली बिग फोर इज गुड। अगर किसी को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना है 1.5 इयर्स बाद, तो भी बिग फोर इज गुड, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाले भी आपके रेज्यूमे में बिग फोर देख के ही प्रेफर करते हैं, अदरवाइज वो लोग नहीं देते हैं। और अगर आपका ऐसा है कि आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस करनी है या कुछ बिजनेस करना है, तो फिर बिग फोर इज नॉट गुड। मतलब ठीक है, बिग फोर में जैसा काम होता है वैसा आप अपनी प्रैक्टिसिंग फर्म में नहीं कर सकते हो। और हम्म यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज्यादा होता है, वो हर चीज को डॉक्यूमेंट करेंगे करेंगे करेंगे। तो वो वैसा आपको मिड साइज में वैसा काम नहीं आता है। और हम्म। यहाँ भले जैसा आपको ऑडिट बोलो या टैक्सेशन बोलो, कोई भी मैटर बोलो, तो वैसा आपको अपनी प्रैक्टिसिंग फर्म में बहुत ही अलग तरीके से काम होता है। तो ओके। अगर आपको आगे प्रैक्टिस करना है या बिजनेस करना है, पर ऐसा है कि आपको बिग फोर का एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो हाँ, आप 1 साल कर लो बिग फोर में एक्सपीरियंस के लिए कि कैसा होता है जॉब कल्चर, कैसी क्या चीजें होती है। हम्म। बट फिर विद इन 1 ईयर तो बहुत इजीली ट्रांसफर मिल जाता है, अगर आपको फर्म चेंज करनी है तो ओके। फिर अब बाकी के 2 साल आप अपनी आर्टिकलशिप मिड साइज फर्म से करो, क्योंकि कंपैरेटिवली मिड साइज फर्म में ज्यादा लर्निंग है एज कम्पेयर टू बिग। वैरायटी वैरायटी मिलती है, और थोड़ा वैरायटी मिलती है, मेरे प्लस ख्याल में से फ्री एंड भी थोड़ा ज्यादा बहुत। रहते हैं, सिस्टम कम रहता है तो वर्क बढ़ता है वहां पर। सृष्टि तुम्हारा क्या विचार है इसमें, इस बात में। सर अगर ये वैरायटी वाली बात है तो मतलब मुझे ऐसा लगता है सिर्फ अगर जिस फील्ड में काम कर रहे हो अगर उसमें मजा नहीं आ रहा है, हम्म उसलिए अगर एक्सप्लोर करना है तो डेफिनेटली स्विच कर लो। बट इसलिए कि अगर मैं आज डायरेक्ट टैक्स में काम कर रही हूँ, मुझे फील्ड अच्छी लग रही है, मुझे फील्ड में अपना फ्यूचर दिख रहा है, मुझे मजा भी आ रहा है, बट सिर्फ इसलिए कि मुझे ऑडिट भी एक्सप्लोर करना है, इसीलिए अगर मैं स्विच कर रही हूँ, तो विच इज आई थिंक बहुत बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकलशिप के साथ आपको अपनी पढ़ाई भी साथ में रखनी होती है। करेक्ट। तो मतलब स्विच करना, ये बोलना बहुत इजी है, बट हम्म स्विच करके आप एक जगह 1 साल में आप कहीं एकदम सेट हो चुके हो, हम्म वहां से स्विच करना अपने आप में एक चैलेंजिंग है। आप छह हम्म महीने 8 महीने लगा के यहाँ सेट हुए हो, वो हम्म 6-8 महीने बाद वाले आप दूसरी फर्म में नहीं दे सकते, हम्म। क्योंकि आपको उस टाइम पढ़ाई इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके। तो मतलब शुरू के 6-8 महीने ऑब्वियसली आप फ्री होते हो, आपके ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं होता, बट लास्ट 1 साल के बाद के जो 6-8 महीने होते हैं वो डायरेक्टली आपकी एग्जाम से लिंक्ड होते हैं, आपका अटेम्प्ट आपको सामने दिख रहा
मतलब स्विच करने से फिर से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अपन, और फिर वहां पे। हाँ, एग्जैक्टली वही मैं बोल रही हूँ। तो हम्म। और ये रही बात सारी फील्ड्स एक्सप्लोर करने की, अपनी प्रैक्टिस करने की, तो इस पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुझे जो दिखता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, कि आगे जो भी टाइम है स्पेशलाइजेशन वाला टाइम है। तो हम्म। अगर आप ये सोचो कि आप ऑडिट भी कर लो, टैक्स भी कर लो, इनडायरेक्ट टैक्स भी कर लो, और ट्रांसफर प्राइसिंग भी कर लो, हम्म। एक इंसान, आई थिंक उसके लिए पॉसिबल नहीं है ये पांचों फील्ड्स में एक्सपर्ट बनना। हम्म। आप सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज लोगे तो कोई, मतलब मुझे जो लगता है कि कोई भी एक ऐसे इंसान से सर्विसेज नहीं लेना चाहेगा जिसको सबका थोड़ा थोड़ा पता है। वो उसी से लेना चाहेगा जिसको टैक्स ज्यादा पता है या जिसको ऑडिट ज्यादा पता मतलब है। अगर प्रैक्टिस मुझे, में भी अगर आप खुद की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, चार पांच हाँ, फ्रेंड मिलके कर रहे हो, तो आप लोग अलग अलग फील्ड के लोग मिलकर ही तो करोगे आप। कि भाई मैं मतलब डीटी में हूँ, तुम आईडीटी में हो, तुम ऑडिट में हो, तो अपन तीन लोग मिलकर अपना एक अपनी सिटी में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो वो नेचुरली उसमें अलग एक्सेल करेंगे वो। तो बट मतलब नॉलेज फील की होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, ऐसा ना हाँ हो कि आप नॉलेज हर फील की होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। हाँ हाँ। ऐसा नहीं कि आप एक चीज में बहुत एक्सपर्ट बन गए और बाकी का आपको कुछ भी नहीं पता है। तो उसके लिए हमको थोड़ा तो एक्सप्लोर करना चाहिए कि हाँ मिड साइज में कि और व्हाट अबाउट फिर स्टडीज में भी दिक्कत है, जो सृष्टि ने कहा स्टडीज कैसे मैनेज होगी, तो क्या सृष्टि बिग फोर के साथ स्टडीज मैनेज हो जाती है? सर, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है कि नहीं होती, बहुत ही हाँ। बड़ा मिथ है। अगर आप रैंकर्स निकाल के देखोगे तो 50 में से आपको 15 रैंकर्स बिग फोर्स वाले ही मिलते हैं। हम्म। 15 से 20 रैंक। AIR 1 इस बार जो आया है हम्म। वो भी KPMG का है। मैं हम्म। EY में काम कर रही हूँ। मैंने देखा है मेरे आसपास, मैं जिस फ्लोर पे बैठती हूँ उसके नीचे AIR 15, नीचे वाले फ्लोर पे जो बैठते थे वो AIR 15 है। हम्म। तो ये तो मतलब बहुत ही लेम रीजन है कि बिग फोर के साथ टाइम नहीं मिलता। अगर हम्म। आप अपने अपने आप में क्लियर हो कि आपको कितना पढ़ना है, तो बिग फोर इज सिर्फ एक एक्सक्यूज है, क्योंकि हमारे पास वीकेंड्स होते हैं, 2 दिन होते हैं, सैटरडे संडे। मिड साइज हम्म। वालों के पास नहीं होते वो। तो मतलब करेक्ट। जिसको पढ़ना होता है वो कहीं से भी ये टाइम बात निकाल के तो पढ़ सृष्टि लेता की है। एकदम मैं मानूंगा, मिड साइज में सैटरडे तो नहीं होता, संडे शायद होता है, और शायद संडे नहीं भी होता उनके पास। मतलब आपको 2 दिन लगातार मिल रहे हैं, अगर आप 2 दिन लगातार तरीके से पढ़ लिए ना, तो हफ्ते की पढ़ाई से तो ऊपर ही है वो। और ओके। सर मतलब ये बहुत ही लेम वो है कि बिग फोर में टाइम नहीं मिलता। अगर आप खुद में क्लियर हो तो टाइम डेफिनेटली मिलता है। मैं आज जितने लोगों के बीच में बैठी हूँ AIR 1, मतलब सबके बीच में मैं काम कर रही हूँ, जो रैंकर्स हैं या हम्म। जिन्होंने फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, सबने आर्टिकलशिप यहीं से की हुई है। ओके। तो ये बोलना कि बिग फोर में रह के हम पढ़ नहीं पा रहे इज नॉट एट ऑल या अ और वैलिड कोई रीजन। पर्पस है तो बात अलग है, या इफ देर इज अनदर पर्पस कि हमारी कोई पहचान की फर्म है, पापा की फर्म है, या फिर कोई ऐसा है जहां पर हमको कुछ और दूसरी चीज सीखनी मिलेगी, या पर्पस अलग है तो बात अलग है। बट इसके साथ रहकर भी पूरा काम किया जा सकता है। और कोई पॉइंट बोलना चाहो? मेरे पास तो एक ही क्वेश्चन था इसमें कि भाई हाउ टू अप्लाई, बट अपन ने काफी बात कर ली। और कोई पॉइंट मानसी माइंड में आ रहा है? नए बच्चे जो उनको ध्यान में रखकर बताना, कि जो इंटर अभी रिजल्ट में जो पास हुए हैं, बोथ ग्रुप निकाले हैं। एक और क्वेश्चन मेरे में अभी अभी बात करके आया, सिंगल ग्रुप जो बच्चे निकालते हैं उनके साथ बहुत बड़ी समस्या रहती है कि सर ग्रुप 2 देकर फिर बाद में आर्टिकलशिप अच्छी फर्म में करें, कि हम कैसे भी फर्म में ज्वाइन कर लें और फिर ग्रुप 2 साथ साथ करें। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, इसमें कुछ विजन, मतलब भले उसमें देखिए एक अटेम्प्ट लेट होगा फिर फाइनल का, तो कौन सा बेटर है? सर अगर ऐसा है कि अगर आपका सिर्फ ग्रुप 1 क्लियर हुआ है और ग्रुप 2 बचा है, ग्रुप 2 है ग्रुप 1 बचा है, तो अब वो अगर उनका ऐसा है कि वो पहले अगर पढ़े हैं बोथ ग्रुप्स फिर निकला एक ही ग्रुप, तो अगर उनका ऐसे थोड़ी बहुत ऐसे प्रेपरेशन है ग्रुप 2 की भी, हम्म। तो वो को, और अगर उनका बिग फोर ऐसे टॉप 10 फर्म्स में करने का मन है जिधर मेजरली उनकी फर्स्ट क्राइटेरिया ये होती है कि बोथ ग्रुप्स शुड बी क्लियर्ड, करेक्ट। तो वो ये कर सकते हैं कि वो नहीं तो स्टार्टिंग के बोथ ग्रुप क्लियर होना चाहिए, कि एक एक करके भी क्लियर करके हम बिग 4 में जा हाँ सकते हैं? एक एक करके भी अगर क्लियर है तो भी दे कैन अप्लाई, बट अच्छा। वही है कि बोथ ग्रुप्स क्लियर होने चाहिए, ओके भले आप ओके एक एक करके क्लियर करो या दोनों एक ही ओके साथ ओके। में करो। हम्म। तो वो ऐसा हो जाता है कि अगर मतलब आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है ग्रुप 2 की, तो उनके पास तो भी एक ऑप्शन है कि वो डमी रजिस्टर कर ले और फिर उसके बाद वो आर्टिकलशिप के लिए मतलब कोई टॉप 10 फर्म्स में अप्लाई करे, क्योंकि ये ट्रांसफर के डेलॉइट एक ट्रांसफर केसेस नहीं लेता है, हम्म। बाकी सारी फर्म्स ट्रांसफर केसेस ले लेती है। PwC विद इन 3 मंथ्स लेता है, पर बाकी हम्म। सब विद इन 6 मंथ्स ट्रांसफर केसेस ले ओके। लेती है। तो वो वैसा कर सकते हैं जिससे उनका अटेम्प्ट भी डिफर नहीं होगा।
और ओके, बट अगर एकदम ही ऐसा है कि आपने पढ़ाई सिर्फ ग्रुप 1 के लिए था और आपने ग्रुप 2 के लिए बिल्कुल तो ही फिर नहीं ठीक से पढ़ा, पढ़ाई करो पहले आप, करेक्ट। हाँ, तो फिर पहले आप अच्छे से पढ़ लो, बस आपके उससे 6 मंथ्स डिफर होंगे, बट ठीक है, दैट्स नॉट अ मैटर। आपका मतलब मेन यही है कि आपको बस सीए बनना है। तो आप फिर वो 6 मंथ अच्छे से प्रेपरेशन कर लो, क्योंकि कहीं भी आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर करोगे तो वो बचे हुए 6 मंथ्स इनफ नहीं होते हैं ग्रुप 2 की पढ़ाई के लिए, लेक्चर्स के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी। तो आप पहले अच्छे से वो कर लो, फिर ठीक। उसके बाद आप रजिस्टर कर लो आयुषी, आर्टिकलशिप। और कुछ बोलना चाहोगे जो भी बच्चे निकले हैं उनके लिए, और कोई कमेंट ऐसा माइंड में आ रहा है जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ? सर मैं इसमें एम्फेसाइज करूंगी, पहले भी बात हो गई अपनी कि फ्लेक्सिबल रहो हर चीज को लेके, फ्लेक्सिबल वर्क को रहो। लेके, फील्ड को लेके और सिटी को लेके। मैंने इवन पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, आई सीन सम स्टूडेंट्स, दे आस्क मी कि मुझे इधर इधर अप्लाई करना है, कैन यू हेल्प मी काइंड ऑफ। तो मैंने उनसे बोला कि ये है, यहाँ पे भी प्लेसमेंट्स चल रही है, यहाँ पे अप्लाई कर दो। नहीं, बट मुझे यही सिटी चाहिए। ऐसा हम्म। कर, ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो ऐसे में नहीं होता है, क्योंकि उनके हिसाब से नहीं चल सकती चीजें। जो भी मिल रहा है, जो भी सिटी मिल रही है, अच्छी सिटी हो, ऐसा नहीं कि आप कोई भी सिटी में चले जाओ, लेकिन अगर अच्छी सिटी मिल रही है, अच्छी फील्ड मिल रही है, अच्छी फॉर्म मिल रही है, तो आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं स्टार्टिंग में, जब मैं इनिशियल फेज में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं थी, जब मैं अप्लाई कर रही थी, तब बाद में किसी ने मुझे समझाया, जो मुझे गाइड कर रहे थे कि यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, आपको ये मिल रहा है ना, आप ये ले लो, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और उसको मत जाने दो, सृष्टि, कोई अदरवाइज क्लोजिंग कमेंट? सर यही फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब मैं पूरी मीटिंग का अगर क्रक्स निकालूं आप लोगों से, तो मेरे को दो वर्ड निकल के आ गए, और मैं भी बहुत बढ़िया सीख गया आज। फ्लेक्सिबिलिटी एंड नेटवर्किंग। मतलब आपका कॉन्फिडेंस। नेटवर्क जबरदस्त होना चाहिए, तो हम क्लास में और अच्छे से सिखाएंगे, सिखाते तो हैं। एक तो नेटवर्किंग जबरदस्त होनी चाहिए, और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और बाकी फिर आप खुद जब आर्टिकलशिप में आप आओगे तो मैच्योरिटी खुद में, फिर आप जिन लोगों के साथ रहोगे खुद आते जाएगी। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली में धीरे धीरे आपको फिर पता लगते जाएगा। सो थैंक्स अलॉट टू मानसी, आयुषी एंड सृष्टि। आप लोगों ने अपना कीमती समय बिग फोर से, बिग टेन से निकाल कर दिया, और आई होप ये वीडियो व्यूवर्स के लिए बहुत काम करेगा, और आप लोगों के को दुआएं देंगे और नाम लेंगे, और हम लोग तो देंगे ही आप लोगों को दुआएं। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा क्वेश्चंस हैं बच्चों का, तो आप इस वीडियो के कमेंट पे डाल दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी टीम की, उसका आंसर आप लोगों से, एक्सपर्ट से बात करके आपके टेलर मेड आपके हिसाब से हम आंसर दें। और इस वीडियो में हम कई सारे ऐसे लिंक भी डालेंगे जो आपके इस प्रोसेस में हेल्पफुल रहें। और इस वीडियो का पर्पस ये बिल्कुल मत समझिएगा आप कि भाई मिड सिटी में काम करना नहीं है, या बिग सिटी में काम करना है, या बिग फोर। इसका पर्पस केवल है कि अगर कोई बिग फोर, बिग फाइव, टैप 10 कंपनी में, फर्म में जाना चाहता है, तो उसके अप्लाई प्रोसेस क्या रहे, ये इसका पर्पस है। ओके, थैंक्स अलॉट सृष्टि, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आप लोगों के एग्जाम के लिए, मानसी, आयुषी। और आप लोग रैंक में ये फाइनल निकालें। और जैसे आज मेरा आप लोगों का अपॉइंटमेंट मेरे को मिल गया, वैसे ही भगवान करे आप लोगों का अपॉइंटमेंट ढूंढने के लिए मेरे को एक एक महीना लग जाए आपका अपॉइंटमेंट लेने के लिए। थैंक्स अलॉट।